अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हमारा 9वां सबक मराठों की जंग आज़ादी, ये सबक अभी अधूरा था और हम इसे बड़ा होने की वजह से 2 हिस्सों में पढ़ रहे हैं। अब हम अभी तक जो है हमारा ये सबक राजा राम महाराज की जिंजी की तरफ कूच, यहाँ तक हमारा ये सबक हुआ था। अब हम आगे इस सबक में मराठों की पेशरफ्त, यहाँ से इस सबक को जो है तो पढ़ेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम इससे पहले सबक में पढ़ चुके हैं कि छत्रपति संभाजी की मौत के बाद औरंगज़ेब ये समझते हैं कि अब मराठों के जो इलाके हैं उनके ऊपर कब्ज़ा बआसानी से हो जाएगा। इसके लिए वो अपने एक सरदार जुल्फ़िकार खान को रायगढ़ के किले पर मुहासरा करने के लिए भेजते हैं। रायगढ़ का किला आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। मुगल ताकत के सामने रायगढ़ को तवील मुद्दत तक बचा पाना मुश्किल था, क्योंकि जुल्फ़िकार खान रायगढ़ किले का मुहासरा कर लेते हैं और इसी वजह से नवंबर 1690 को मुगलों ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और महारानी यसुबाई और शाहू को कैद कर लिया। इस किले में तो बहुत सारे लोग थे पहले से, लेकिन राजा राम महाराज को यहाँ से मुहासरा तोड़कर निकाल दिया जाता है और वो जिंजी की तरफ चले जाते हैं, जैसा कि हम इससे पहले मालूमात ले चुके हैं। जिस वक्त जिंजी राजा राम महाराज जाते हैं तो मुगलों से मुकाबले की जिम्मेदारी वो रामचंद्र पंत अमातिया को, शंकर जी नारायण को, संताजी घोरपड़े को और धनाजी जादव को वो जिम्मेदारी देकर जाते हैं कि मैं जिंजी की तरफ रवाना होता हूँ और आप लोग यहाँ पर मुगलों से मुकाबला करो। मराठों के लिए ये जो हालात चल रहे थे ये काफ़ी हंगामी थे। औरंगज़ेब ने मराठा सरदारों को वतन और जागीरें देकर अपनी तरफ कर लिया था, है ना। उन्हें लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। राजा राम महाराज ने मुगलों को मात देने के लिए वही चाल चली, यानी उसने भी राजा राम महाराज ने भी सरदारों को जागीरों की लालच दी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मुगल इलाकों पर हमला शुरू कर दें तो और उन इलाकों को फतेह करेंगे तो मैं भी आप लोगों को जागीरें वगैरह दूंगा। इससे क्या हुआ, उन्होंने जो सरदार थे, कई सरदार, बहादुर सरदार बाहर निकल कर आए और उन्होंने मुगल इलाकों पर हमले शुरू कर दिए और मुगल फौज को पसपा कर दिया। इस काम में धनाजी और संताजी पेश पेश थे, जैसा कि आप लोगों को तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। धनाजी और संताजी ये जो है तो आगे आगे थे। इनके गैर मुतवक्के हमलों और गोरिल्ला जंगी चालों की वजह से मुगलों के लिए अपने भारी भरकम तोपखाने और दीगर वसाइल का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। ये लोग गोरिल्ला जंग का जो तरीका था, यानी पहाड़ों पर चढ़कर और रात में अंधेरों में हमले कर देना, ये इन लोगों की एक टेक्निक थी। तो इस तरीके का वो इस्तेमाल करके वहाँ पर इलाकों को फतेह किया करते थे और मराठों से जंग किया करते थे। एक मर्तबा तो संताजी घोरपड़े और विट्ठोजी चौहान बादशाह के खेमे में अचानक हमला कर दिया और वहाँ पर सोने का कलश काट कर लेकर आ गए। तो इस तरीके से इन लोगों ने मुगलों को परेशान किया और उनके इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। धनाजी से मुगल फौजी
इतना डरते थे कि अगर घोड़ा पानी पीते हुए बितक जाता था, यानी थोड़ा सी डर जाता था अगर घोड़ा, तो इससे पूछते थे, क्या तुझे पानी में धनाजी दिखाई देता है? इतना जो है तो डर मुगलों में धनाजी से बैठ गया था। धनाजी की आप लोग तस्वीर देख चुके हैं। अब हम देखेंगे जिंजी का मुहासरा, है ना। जिंजी का किला आप लोग जानते हैं, और आप लोगों को जिंजी का किला नज़र आ रहा है। तो इस किले का मुहासरे के बारे में इसे घेर लिया गया, ये अब हम देखेंगे। रायगढ़ फतेह करने के बाद मुगल शहंशाह औरंगज़ेब ने जुल्फ़िकार खान को जुनूब में जिंजी पर हमला करने के लिए रवाना किया। उन्होंने जिंजी का मुहासरा कर लिया, है ना। जुल्फ़िकार खान ने रायगढ़ को पहले फतेह कर लिया। अब औरंगज़ेब ने उन्हें जिंजी के किले की तरफ रवाना किया, और मराठों ने जिंजी के किले को तकरीबन 8 बरसों तक बचाए रखा। यानी 8 बरसों तक जुल्फ़िकार खान, औरंगज़ेब वगैरह ने इस किले को चारों तरफ से घेरे रखा, और 8 बरस तक मराठे लड़ते रहे उनसे। संताजी और धनाजी ने मुहासरा करने वाली मुगल फौज पर बाहर से हमले किए। आखिरकार राजाराम महाराज जिंजी का मुहासरा तोड़कर महाराष्ट्र वापस आ गए। इसके बाद जुल्फ़िकार खान ने जिंजी का किला फतेह कर लिया। यानी 8 बरसों के बाद राजाराम वहाँ से बाहर निकले और महाराष्ट्र वापस आए। इसलिए जुल्फ़िकार खान ने वहाँ पर उस किले को फतेह कर लिया। अब जैसे ही छत्रपति राजाराम महाराज महाराष्ट्र वापस आए, तो उन्होंने जो मुगलों के इलाके थे, जैसे खानदेश है, बरार और बागलान है, जैसा कि आप लोगों पर तस्वीर में महाराष्ट्र का नक्शा दिखाई दे रहा है, और खानदेश का इलाका नज़र आ रहा है आप लोगों को रेड कलर से, लाल कलर से, वो इलाका, और बरार और बागलान वो भी जो है तो महाराष्ट्र के ही हिस्से हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे वाली तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो राजाराम महाराज ने वहाँ पर जो है तो उन्होंने हमले किए, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे इलाकों पर चढ़ाव किया। राजाराम महाराज ने अपनी ज़हानत और सियासी बसीरत के बलबूते पर संताजी और धनाजी जैसे सैकड़ों सरदार खड़े किए। इनमें स्वराज की हिफाजत का जज्बा पैदा किया। ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन 2 मार्च 1700 को मामूली बीमारी के बाद सिंहगढ़ का किला, जहां आप देख सकते हैं सिंहगढ़ में राजाराम महाराज की मौत हो गई, है ना। उनकी जो है तो मामूली बीमारी की वजह से उनकी यहाँ पर मौत हो जाती है। राजाराम महाराज आला फिक्र के हामिल और लोगों से मेलजोल रखने वाले नर्म दिल इंसान थे। उन्होंने मराठा हुकूमत के काबिल और बासलाहियत लोगों को जमा किया, और संभाजी महाराज की मौत के बाद तकरीबन 11 बरसों तक उन्होंने औरंगज़ेब का नहायत बहादुरी के साथ मुकाबला किया। और स्वराज की हिफाजत राजाराम महाराज का काबिल कद्र कारनामा है। रियासत इस किताब के मुसन्निफ, जैसा कि आप लोग किताब देख सकते हैं, मराठी रियासत लिखा हुआ है किताब, उसके जो मुसन्निफ थे, उसके जो लिखने वाले थे, जिनका नाम था G.S. सरदेसाई, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो उन्होंने राजाराम का जिक्र करते हुए लिखा है कि इनके लिए लिखा है कि मुस्तहकम व मजबूत अक्ल वाला सिफत का इस्तेमाल किया है। यानी उनके लिए कहा है कि वो मुस्तहकम और मजबूत अक्ल वाले थे, यानी उनकी तारीफ की गई है ना।
राजा राम महाराज की मौत के बाद ऐसा लगता है कि अब मराठा हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। औरंगज़ेब ऐसा सोचते हैं कि अब हमने मराठों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही थी वो हम जीत गए, लेकिन सूरत हाल इसके बरअक्स थी। औरंगज़ेब यके बाद दीगरे लड़ाइयाँ जीत रहे थे, लेकिन वो जंग नहीं जीत पा रहे थे। इंतहाई नासाजगार हालत में स्वराज की क़यादत की जिम्मेदारी राजा राम महाराज की बीवी महारानी ताराबाई के कंधों पर आन पड़ी थी, है ना। महारानी ताराबाई जो राजा राम महाराज की बीवी थी, अब उन्होंने तख्त को संभाला और बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने हुकूमत करना शुरू कर दिया। और मुग़ल तारीख़ नवीस यानी जो मुग़लों की तारीख़ लिख रहा था, जिसका नाम था खाफ़ी खान, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, खाफ़ी खान लिखते हुए बैठे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। और उनकी किताब का नाम भी यहाँ पर है मुंतख़बुल लुबाब। वो जब तारीख़ लिख रहे थे तो उन्होंने ताराबाई के बारे में क्या लिखा है वो देखते हैं। वो लिखते हैं, वो यानी ताराबाई ज़हीन और होशियार थी। फ़ौज का इंतज़ाम और हुकूमत का कामकाज के मामलात में उसने अपने शौहर की ज़िंदगी में ही बड़ा नाम कमाया था। यानी फ़ौज के मामलात और उसका इंतज़ाम, हुकूमत का इंतज़ाम वो बेहतर तरीके से चलाती थी, ऐसा यहाँ पर खाफ़ी खान अपनी किताब में लिखते हैं, है ना। ये जो है तो यहाँ पर बताया गया है। छत्रपति राजाराम की मौत के बाद ताराबाई नासाजगार हालत में अपने साथियों के साथ मराठा हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रही थी। औरंगज़ेब ने मराठों से सतारा और पन्हाला छीना तो मराठों ने मुग़लों के मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाकों पर हमले कर दिए। ताराबाई ने जंग का मैदान का दायरा वसी कर दिया। आप लोग मध्य प्रदेश और गुजरात जो है तो देख रहे होंगे, तो इन इलाकों पर मराठों ने हमला करके यहाँ के इलाकों को फतेह कर लिया। तस्वीर में आप लोगों को खंडेराव धनाजी ये भी नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा कृष्णाजी सावंत और नीमाजी शिंदे वगैरह सरदार भी थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के बाहर मुग़लों से लड़ने लगे। इस जंग में पासा पलट जाने की अलामत नज़र आने लगी थी। महारानी ताराबाई ने 7 बरसों तक लड़ते हुए अपनी हुकूमत कायम रखी। सारा कामकाज अपने हाथ में रखा, सरदारों को अपने साथ जोड़े रखा। महाराष्ट्र, सिरुनज, मंदसूर और मालवा तक मराठा सरदार मुग़लों को टक्कर देने लगे। ये सब काम ताराबाई ने किए। और खाफ़ी खान ने ताराबाई के बारे में लिखते हैं कि राजा राम की बीवी ताराबाई ने बेमिसाल हंगामा किया, जिससे इसकी फ़ौज क़यादत और फ़ौजी मुहिम से मुताल्लिक़ इसकी महारत का पता चलता है। इसी वजह से मराठों की हंगामाराई और इनके हमले दिन ब दिन बढ़ते चले गए। खाफ़ी खान ने राजा राम की बीवी के बारे में यानी ताराबाई के बारे में कहा है कि वो बहुत ही उसकी फ़ौजी सलाहियत अच्छी थी, यानी फ़ौज को बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल करती थी और बड़ी बड़ी मुहिम अंजाम देती थी। ये तमाम बातें खाफ़ी खान ने अपनी किताब में लिखा है। क्या आप जानते हैं ऐसा ये लड़का सोच रहा है? अब क्या हम नहीं जानते वो हम देखते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि महारानी ताराबाई ने छापामार दस्तों से नहायत उम्दा तरीके से इन दस्तों का इस्तेमाल किया। जैसे छापा मार देते हैं कहीं पर जाकर अचानक में, है ना, वो तो औरंगज़ेब की फ़ौज के मुकाबले में मराठा जो फ़ौज थी वो काफ़ी कम थी। औरंगज़ेब किले जीतने के लिए किले का मुहासरा कर लेते थे, यानी किले को चारों तरफ से घेर लेते थे।
जहाँ तक मुमकिन हो सका मराठा ये काम लड़ते रहे, धीरे धीरे उनसे मुकाबला करते रहे। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। मौसम बारह के आते ही मराठा किलेदार बागी हो गया, ऐसा जाहिर करके औरंगजेब से रिश्वत लेकर किला इन्हें दे देते थे। यानी बारिश का मौसम आ गया है और जो किलेदार था, यानी जो किले का बड़ा मेन सरदार था, वो बागी हो गया। बागी हो गया यानी मराठा हुकूमत से नाराज हो गया और अब वो किला जो है तो औरंगजेब को दे रहा है, ऐसा औरंगजेब को बोलते थे, बताते थे। और औरंगजेब से बहुत सारा रुपया पैसा ले लेते थे और मराठा जो खजाना था उसमें जाकर वो जमा कर देते थे। फिर औरंगजेब क्या करते थे, उस किले में अनाज, गोला बारूद, तमाम चीज़ें जो है तो भर देते थे, ताकि अब किला उनके अंडर में आ जाता था, उनके कब्जे में रहता था, तो सब सामान वामान भर देते थे उसमें। तो फिर क्या करते थे, ताराबाई दोबारा आकर उस पर हमला करके वो पूरा किला जो है तो कब्जे में ले लेती थी। इस तरह से एक ये चाल चली जाती थी फंसाने के लिए। तो इस तरह ये काम करते थे ये लोग। तो इस जंगी चाल को सेफ डिपॉजिट लॉकर सिस्टम के तौर पर किया गया है ना। इसको बताया गया है कि ये सेफ डिपॉजिट लॉकर सिस्टम है, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक लड़की पूछ रही है, क्या आप जानते हैं, ताराबाई का जिक्र करते हुए शिव भारत के मुसन्निफ परमानंद के बेटे शायर देवदत्त ने लिखा है कि, है ना, शायर जो थे वो देवदत्त, उन्होंने लिखा है कि ताराबाई राम रानी भद्रकाली गजबनाक हुई, दिल्ली हो गई वीरान इसकी चमक खो गई, राम रानी भद्रकाली मैदान में हुई गजबनाक, कोशिशों का वक्त आया मुगलों अब संभल जाओ। ऐसा जो है तो वो अपनी शायरी में लिखते हैं और इसमें जो ताराबाई की जो है तो सिफात को बयान करते हैं और कहते हैं कि भद्रकाली गजबनाक हो गई, यानी ताराबाई राम रानी, और दिल्ली वीरान हो गई, इसकी चमक अब खो गई, और राम रानी भद्रकाली मैदान में हुई गजबनाक, यानी मैदान में वो अच्छी तरीके से लड़ती थी, और अब कोशिशों का वक्त आया है, यानी जीतने का वक्त आया है, और अब मुगलों तुम संभल जाओ। मराठों के जारहाना हमलों की वजह से शहंशाह औरंगज़ेब काफ़ी परेशान थे और मुसलसल 25 बरसों तक मुग़ल मराठा कशमकश चलती रही, लेकिन मुग़ल मराठों को ज़ेर नहीं कर पाए, यानी मुग़ल जो है तो मराठों को हरा नहीं पाए। 25 साल तक ये लड़ाई जारी रही। इसी हालत में 1707 में शहंशाह औरंगज़ेब का अहमदनगर में जो है तो इंतकाल हो जाता है ना। और औरंगज़ेब के इंतकाल के साथ ही मराठों की जंग आज़ादी का भी इख्तिताम हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मराठों की जंग आज़ादी गोया मुग़लों के इक़्तिदार की तौसी और मराठा के दिल में आज़ादी की ख्वाहिश के दरमियान मुकाबला था। यानी मराठे चाहते थे कि मुग़लों के इक़्तिदार को जो बढ़ा रहे हैं वो कम किया जाए और आज़ादी जो है तो हमें हासिल हो, यानी यहाँ जो मुकामी राजा है वही जो है तो यहाँ पर राज करे, ऐसा इनका मानना था। इतना नहीं, बल्कि बाद के ज़माने में औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद पैदा होने वाले सियासी खेला को पुर करने के लिए मराठे मुतहर्रिक रहे और दिल्ली के तख्त पर काबू पाते हुए उन्होंने तमाम भारत का कामकाज देखा और इसकी हिफाजत भी की। इसलिए 18वीं सदी को मराठों की सदी माना जाता है। यानी धीरे धीरे जो है तो मराठे पूरे भारत पर छा गए और पूरे भारत पर छा जाने के बाद उन्होंने भारत का कामकाज भी देखा और 18वीं सदी को मराठों की सदी भी जो है तो कहा जाता है। इस सदी में मराठों की कारकर्दगी की तारीख का मुताल्ला हम जो है तो अगले सबक में देखेंगे।
और साथ ही साथ अभी हम भोसले घराने का शजरा भी देखेंगे। यहाँ आप लोग भोसले खानदान का जो शजरा है वो जो है तो आप लोग देख सकते हैं। भोसले घराने का शजरा, यहाँ पर मालोजी राजे यानी कि शाहजी के वालिद और छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा, उनसे जो है तो यहाँ पर खानदान शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मालोजी राजे हैं, फिर उसके बाद शाहजी राजा यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वालिद, और फिर शाहजी राजा से 3 लड़के यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक संभाजी, जो संभाजी शाहजी राजा है ना, पूरा नाम इनका ये रहेगा, संभाजी शाहजी राजा, और दूसरे छत्रपति शिवाजी, और आगे आएगा शाहजी। इसी तरह वेनको जी शाहजी राजा यानी शाहजी राजा के 3 लड़के यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 लड़के यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक छत्रपति संभाजी और दूसरे छत्रपति राजाराम। अब आप लोग छत्रपति संभाजी अलग है और संभाजी जो ऊपर नजर आ रहे हैं वो अलग है। एक संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के भाई है और एक छत्रपति संभाजी ये इनके लड़के हैं, यानी एक नाम के 2 लोग हैं। ठीक है, हाँ। तो अभी शिवाजी महाराज के 2 लड़के देख रहे हैं हम, एक छत्रपति संभाजी और दूसरे छत्रपति राजाराम। पहले हम छत्रपति संभाजी महाराज से देखते हैं कि कौन कौन था। छत्रपति संभाजी 1657 से 1689 तक इनका जो है दौर रहा, हुकूमत इन्होंने की। उसके बाद इनका जो लड़का था शाहू महाराज, वो जो है तो छत्रपति इनका लड़का है। उन्होंने 1682 से 1749 तक हुकूमत की, और छत्रपति शाहू महाराज का जो लड़का था छत्रपति राम राजा है ना, ये जो है तो 1750 से 1777 तक इतना इनका बताया गया है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लड़के थे छत्रपति संभाजी, उसी तरह राजाराम भी है। तो राजाराम ने 1670 से 1700 तक हुकूमत की, और राजाराम के 2 लड़के बताए गए हैं अलग अलग बीवियों से, एक ताराबाई का लड़का छत्रपति शिवाजी और दूसरा छत्रपति संभाजी। यानी राजाराम ने अपने बेटों का नाम जो है तो अलग अलग रखा है, एक भाई के नाम पर रख दिया और एक बाप के नाम पर, है ना। छत्रपति शिवाजी भी रख दिया नाम और छत्रपति संभाजी भी रख दिया। छत्रपति शिवाजी जो नाम था वो ताराबाई के बेटे थे, और छत्रपति संभाजी राजसबाई का बेटा था, है ना, यहाँ पर दिखाया गया है। और राम राजा जो है वो 17 गद्दी का मुतनब्बे दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है पूरे उसके अंदर, कि किस तरह से मालोजी राजे, शाहजी राजा, संभाजी, छत्रपति शिवाजी, वेनको जी, ये तमाम लोग जो है तो खानदान के बड़े अफराद थे। ये यहाँ पर पूरा शजरा जो है तो दिखाया गया है। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो 9वां सबक था मराठों की जंग आज़ादी, ये सबक यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। इसमें मश्क दी गई है और बहुत सारे सवालात के जवाबात भी हैं। तो आप लोगों को ये तमाम सवालात के जवाबात को पूरा करना है और इसको जो है तो आप लोगों को कंप्लीट करना है ना। इतना यहाँ पर अपना सबक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे। अल्लाह।